दोस्तों, बहुत ही मज़े की लॉन्ग एपिसोड। आज आपकी तरफ से वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो कल से 2 वीडियो अपलोड करने का बंदोबस्त किया जाएगा। सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शुक्रिया। एक रात खाना खाने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब कांवरी एक बार फिर मेरे साथ तहखाने में मौजूद थी, लेकिन इसकी आमद का मकसद कुछ और था। इसके हाथ में कैनवस का वही बैग था जिसे कुछ रोज पहले मैंने इसे गाड़ी से उतारते हुए देखा था। वो बैग बेड पर रखकर इसकी जिप खोल रही थी। बैग से बरामद होने वाली चीजें देखकर मैं हैरान हो रहा था। पुलिस की यूनिफॉर्म, कैप, होल्स्टर के अलावा कुछ और चीजें भी थीं। ये वर्दी पहन लो, हम 1 घंटे बाद यहां से रवाना होंगे, कांवरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। वो मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी जिसके लिए पुलिस की वर्दी पहनना जरूरी था। ये मेरे पति की यूनिफॉर्म है, कांवरी ने मेरी उलझन को समझते हुए कहा। जिस जगह हम जा रहे हैं तुम्हारे लिए ये वर्दी पहनना बहुत जरूरी है, इसके बगैर इस इलाके में कदम भी नहीं रख सकोगे। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा और फिर यूनिफॉर्म उठाकर बाथरूम में घुस गया। इसका शौहर गालिबन मेरे ही कद व कामत का मालिक था, क्योंकि ये वर्दी मुझे इस तरह फुटा गई थी जैसे मेरे लिए ही सिलाई गई हो। शोल्डर्स पर लगे हुए पेच इंस्पेक्टर जाहिर कर रहे थे। मैं हमेशा पुलिस की वर्दी को दूर से देखकर भागता रहा था और अब खुद ये वर्दी पहने हुए था। मेरे सर के बाल खासे लंबे थे जिन्हें कैप में छुपा लिया, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे देखकर कांवरी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। क्या देख रही हो, मैंने पूछा। जी, तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे अपना पति याद आ रहा है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत स्मार्ट था, कांवरी ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। वर्दी देखकर पति याद आ रहा है, मैंने शौख नजरों से इसकी तरफ देखा। किसी और वाकया पर इसकी याद नहीं आई। तुम बहुत शरीर हो, कांवरी ने आहिस्ता से मेरे सीने पर घूंसा मारा। मैंने बेल्ट उठाकर कमर से बांध लिया और हथियार खोलकर चेक करने लगा। 3.8 के इस हथियार का चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। बेल्ट में भी तकरीबन 2 दर्जन कारतूस लगे हुए थे। बहुत स्मार्ट, कांवरी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या इरादा है, मैंने इसे ढूंढा। वर्दी उतार दूं? अभी नहीं, कांवरी के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। हम तहखाने से बाहर आ गए। पूजा इस वक्त रसोई में थी। चंद मिनट बाद ही वो हमारे लिए चाय बनाकर ले आए। हम गालिबन किसी ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां पानी या चाय मिलने की तवक्को नहीं थी, क्योंकि चाय देने के बाद पूजा ने पानी की एक बड़ी छागल भी गाड़ी में रख दी थी। चाय पीने के फौरन बाद हम वहां से रवाना हो गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कांवरी ने स्टीयरिंग संभाल रखा था, मैं साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। लैंड क्रूजर मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई डीलवारा रोड पर पैलेस होटल के सामने रुक गई। कांवरी ने इंजन बंद कर दिया और अभी आती हूँ कहकर नीचे उतर गई। मैं इसे देखता रहा। वो होटल की इमारत में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। होटल पैलेस किसी जमाने में अजमीर हाउस हुआ करता था। बहुत शानदार इमारत थी। इसमें कुछ तब्दीलियां करके रिहायशी होटल बना दिया गया था। शहर में 2-4 ही तो ऐसे बड़े होटल थे जिन्हें 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता था, और पैलेस होटल का शुमार भी ऐसे ही होटलों में होता था। मैं अपनी सीट पर बैठा मोहतात निगाहों से उधर उधर देख रहा था। बज़ाहिर मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं थी, मगर मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। कांवरी तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आई थी। इसने सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। मैंने कांवरी से ये पूछना गवारा नहीं किया कि वो पैलेस होटल में खो गई थी, और ना ही इसने कुछ बताया। गाड़ी हल्की रफ्तार से सड़क पर दौड़ती रही। इस तरफ कुछ आगे दिलवाड़ा का इलाका था जहां चंद जैन मंदिर थे। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कांवरी ने गाड़ी के हेड लैंप्स बुझाकर कोई मखसूस सिग्नल दिया था और अब इसे किसी का इंतजार था। इस वक्त लैंप्स बुझे हुए थे और चारों तरफ गहरी तारीकी फैली हुई थी। चंद मिनट बाद ही एक ही विला दाएं तरफ आड़ियों से निकलकर हमारी तरफ बढ़ता नजर आया। मैंने रिवाल्वर हाथ में ले लिया। वो हेओला तेज तेज कदम उठाता हुआ ड्राइविंग साई पर गाड़ी के करीब रुक गया। कांवरी ने इससे कुछ बात की और फिर दरवाजा खोल दिया और इंजन चलता छोड़कर सीट के ऊपर से फलांग कर पिछली सीट पर चली गई। वो शख्स ड्राइवर सीट पर बैठ गया और स्टीयरिंग संभाल कर गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। डीलवारा रोड पर दिन के वक्त यात्रियों और सयाहों की आमद और रफ्त जारी रहती थी, लेकिन रात के वक्त सड़क पर सन्नाटा था। इस सड़क पर वाक़े इक्का दुक्का इमारतें भी अब बहुत पीछे रह गई थीं। पहाड़ियों में बिल खाती हुई ये सड़क तारीकी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। तकरीबन 4 मील का फासला तय करने के बाद कांवरी ने गाड़ी रोक ली। वहां बाईं तरफ एक और तंग सड़क मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मोड़ पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर हिंदी में कुछ लिखा था और नीचे तीर का निशान बना हुआ था। कांवरी ने गाड़ी के हेडलाइट्स बुझा दिए। 1 मिनट के तवक्कुफ के बाद इसने 2 मरतबा हेड लैंप्स जलाए बुझाए
और सड़क पर उधर उधर देखने लगी। मुझे अंदाजा लगाने में मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था। ज़हन में ये शुबहा भी सर उठा रहे थे कि मेरे साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर इस ख्याल को ज़हन से झटक दिया। मैं तो अब तक मुकम्मल तौर पर उन्हीं के रहम व करम पर था, वो जब चाहते मेरा खात्मा कर सकते थे। तकरीबन निस्फ मील आगे जाने के बाद गाड़ी दाएं तरफ पहाड़ियों में एक तंग रास्ते पर मुड़ी। उन पथरीले रास्तों पर कई मोड़ घूमने के बाद गाड़ी एक वीरान खंडर इमारत के सामने रुक गई। ये गालिबन कोई मंदिर था जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ था। इस शख्स ने इंजन बंद कर दिया और हम नीचे उतर आए। कांवरी ने पिछली सीट पर रखा हुआ एक बैग भी उठा लिया था। कांवरी बैग लिए मंदिर के अंदर चली गई और इसके कुछ ही देर बाद किसी जगह रोशनी दिखाई दी। कांवरी ने ही कोई लैंप जलाया था। मैं इस दूसरे आदमी के साथ बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। इस वक्त भी मेरा ज़हन कुछ उलझ गया था। कांवरी इस वीरान मंदिर में क्या करने गई थी? मंदिर टूटा फूटा था और ये भी नहीं सोचा जा सकता था कि यहाँ कोई पूजा पाठ की जाती होगी। बाहर निकले हुए पत्थर देखकर तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस तरफ तो कोई पुजारी भी भूल कर नहीं आया होगा। कांवरी ने अंदर से पुकार कर कुछ कहा तो इस आदमी ने उठकर गाड़ी के हेड लैंप्स रोशन कर दिए। गाड़ी का रुख मंदिर की तरफ था और रोशनी सीधी पड़ रही थी। सिर्फ 1 मिनट बाद कांवरी मंदिर के दरवाजे से बरामद हुई तो इसे देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। कांवरी के जिस्म पर बहुत मुख्तसर लिबास था। ज़ेरी हिस्से पर चंद इंच चौड़ा ऑरेंज रंग का कपड़ा लिपटा हुआ था। इसके कपड़े की चौड़ाई इतनी कम थी कि घुटनों से ऊपर, बल्कि बहुत ऊपर तक टांगे खाली थी। गले में सोने की चीन और कानों में भी बंद थे। ऐसा लिबास मैंने सिर्फ इंडियन फिल्मों में देखा था और अब कांवरी को इसी लिबास में देख रहा था। कांवरी करीब पहुंची तो मेरी तरफ देखकर मुस्करा दी। मेरी सांस बेकाबू हो रही थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाए हुए था। अगर वो दूसरा आदमी ना होता तो शायद मैं अपने हवास खो बैठता। कांवरी हमारे करीब ही चबूतरे पर बैठ गई। इसने अपना बैग एक बार फिर खोल लिया और गाड़ी के हेड लैंप्स की रोशनी में मेकअप करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम गाड़ी में आ गए। इस मर्तबा कांवरी आगे पुसी जिंजर सीट पर बैठी थी और मैं पिछली सीट पर ही था। कांवरी को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो बेवा औरत है। इसकी ब्यूटी ने तो इस रोज़ भरोसा तोड़ दिया था जब मैंने इसे तहखाने वाले बाथरूम के टब में देखा था। लैंड क्रूज़र पहाड़ियों से निकलकर फिर सड़क पर आ गई और तेजी से एक तरफ दौड़ने लगी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर अब बहुत पीछे रह गए थे। गाड़ी एक बार फिर पहाड़ियों में एक तंग रास्ते पर मुड़ गई। चट्टानों में बिल खाता हुआ ये रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहा था और आखिरकार गाड़ी निशेब में उतरने लगी और चट्टान से घूमते ही रुक गई। वो 3 कमरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी इमारत थी जिसके साथ ही खारदार तारों का एक गेट बना था। खारदार तारों की बार दाएं बाएं पहाड़ियों में दूर तक चली गई थी। इस बार ने गालिबन कई मुरब्बा मील का इलाका घेरे में ले रखा था। गेट के सामने गाड़ी रुकते ही 2 आदमी सामने आ गए। उन दोनों के हाथों में ऑटोमेटिक कलाशिन थी। उनमें से एक तो गेट के अंदर ही राइफल ताने खड़ा रहा और दूसरा गेट खोलकर गाड़ी के करीब आ गया। कौन हो तुम लोग और इस तरफ कैसे आ गए? गॉड के लहजे में करख्तगी थी। ओ, ड्राइवर गहरा सांस लेते हुए बोला। इसका मतलब है तुम्हें अभी तक इत्तला नहीं मिली? कैसी इत्तला? गॉड ने इसे धूरा। सिख मैयत सिंह को फ़ोन पर बताओ कि चांदनी बाई गेट पर इंतज़ार कर रही है, ड्राइवर ने कहा। इस मर्तबा इसका लहजा भी खुरदरा उठा। चांदनी बाई? गॉड ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। इसने झक कर दूसरी सीट पर बैठी हुई कांवरी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगा। ये कौन है? इसने मेरी तरफ देखते हुए ड्राइवर से पूछा। चांदनी बाई का सरकारी गॉड इंस्पेक्टर राजू, जयपुर से है, इसके साथ आया है। अब तुम जाओ और सिख मैयत सिंह को इत्तला कर दो। अगर चांदनी बाई वापस चली गई तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। गॉड चंद लम्हे उलझी हुई नज़रों से ड्राइवर और कांवरी को देखता रहा, फिर गेट के अंदर चला गया। इसने दूसरे गॉड से कुछ कहा और इमारत में गायब हो गया। इसकी वापसी तकरीबन 3 मिनट बाद हुई थी। इसने दूसरे गॉड को इशारा किया। इसने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और गाड़ी हरकत में आ गई। तकरीबन 100 गज आगे एक और चट्टान के गिर्द घूमते ही मैं चौंक गया। सामने निशेब में रोशनियों का झुरमट सा था। उधर उधर भी कुछ रोशनियां बिखरी हुई नजर आ रही थी। ये वो कैंप है जहां पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है, कांवरी ने निशेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिख मैयत सिंह इस कैंप का डिप्टी कमांडर है। यहां तक आने का यही एक तरीका था जो हमने अपनाया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह इंसानी बम तैयार किए जाते हैं। तुम जो कुछ भी देखो, ज़हन नशीन करते रहना। वापस जाकर मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें दूंगी जो तुम अपने साथ ले जा सकोगे। मैं निशेब में जगमगाती हुई उन रोशनियों को देख रहा था। दहशतगर्दी की तरबियत का ये कैंप बहुत महफूज जगह पर लगाया गया था।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन पहाड़ियों में क्या हो रहा है। हम चंद मिनट में ही दहशतगर्दों की इस बस्ती में पहुंच गए। फौजी बैरक नुमा चंद इमारतें तो करीब करीब थी और ऐसी ही कुछ इमारतें इधर उधर बिखरी हुई थीं। ये कैंप शहर से कम अज कम 15 मील के फासले पर था। बिजली और टेलीफोन की लाइनें खास तौर पर यहां तक लाई गई थी। अगरचे रात के 1 बजने वाले थे, मगर कैंप में खासी गहमा गहमी नजर आ रही थी। कांवरी मुझे बता रही थी कि यहाँ सारी सरगर्मियां रात ही को होती हैं, सिर्फ शौर दिन के वक्त कराई जाती है। गाड़ी एक अलग थलग काटेज नुमा इमारत के सामने रुक गई। इस वक्त एक आदमी काटेज से बाहर निकला। वो खासा लहीम शहीम आदमी था। इसने पेंट और टी शर्ट पहन रखी थी। माथे पर कशका भी नजर आ रहा था, जो इसके कट्टर हिंदू होने की निशानदेही कर रहा था। वो इस कैंप का डिप्टी कमांडर सिख मैयत सिंह था। इसके होंठों पर बड़ी मक्काराना मुस्कुराहट थी, जबकि कांवरी की मुस्कुराहट क़यामत खा रही थी। कांवरी सिख मैयत सिंह के साथ काटेज के अंदर चली गई, जबकि हमें एक और आदमी के सुपुर्द कर दिया गया। वो हमें एक और बैरक के कमरे में छोड़कर चला गया। हम कुछ देर वहां बैठे रहे और फिर बाहर निकल आए। मेरे साथ आने वाला वो शख्स जलाल सिंह था। वो इससे पहले भी यहाँ आ चुका था। वो मुझे मुख्तलिफ बैरकों में घुमाता रहा। हर बैरक में कोई ना कोई सरगर्मी दिखाई दे रही थी। मुझे अपने उन पाकिस्तानी नौजवानों को देखकर अफसोस हो रहा था जो यहाँ दहशतगर्दी की तरबियत हासिल कर रहे थे। हिंदुओं के जहरीले प्रोपेगंडे और लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और ये अपने ही वतन और अपने ही भाइयों के दुश्मन बन गए थे। हम तकरीबन 2 घंटों तक घूमते रहे। हमें किसी ने रोकने टोकने की कोशिश नहीं की थी। रोक टोक सिर्फ बैरूनी गेट पर थी। यहाँ गेट से अंदर आने वाले को अपना ही समझा जाता था और इस पर किसी भी तरफ आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम दोबारा इसी कमरे में आ गए। जलाल सिंह कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघने लगा। मैं उठकर कमरे से कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर उधर उधर घूमने लगा। एक बैरक के सामने से गुजरते हुए मैं ठिठक कर रुक गया। एक दरवाजे के पीछे से हल्की निस्वानी कहकहों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे के सामने रुक गया। पहले मोहतात निगाहों से उधर उधर देखा और फिर दरवाजे में झांकने की कोशिश करने लगा, मगर कामयाब नहीं हो सका। मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर हल्का सा दबाव डाला तो वो आवाज पैदा किए बगैर खिलता चला गया और फिर अंदर का मंजर देखकर मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो 2 नौजवान थे जो अपने हुलियों से वहशी ही लग रहे थे। बढ़ते हुए बाल और बड़ी हुई शेव, उनकी हरकतें। मैं जो कुछ देखना चाहता था एक चुका था। अब मजीद इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। यहाँ आने का मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैं कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था कि जलाल सिंह ने मुझे जगा दिया। इस वक्त दिन की रोशनी फैलने लगी थी और वो आदमी भी दरवाजे के करीब खड़ा था जो शुरू में हमें यहाँ छोड़ गया था। इस वक्त दिन का हल्का सा उजाला फैलने लगा था। हम डिप्टी कमांडर सिख मैयत सिंह के काटेज के सामने आ गए जहां लैंड क्रूजर खड़ी थी। कांवरी पिछली सीट पर बैठी हुई थी। इसे देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसकी रात कैसी गुजरी होगी। जलाल सिंह ने स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं पुसी जिंजर सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। वापसी पर लैंड क्रूजर फिर पहाड़ियों में इसी तंग रास्ते पर मुड़ गई और आखिरकार इस टूटे फूटे मंदिर के सामने पहुंचकर रुक गई। कांवरी बैग उठाकर मंदिर के अंदर चली गई। मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहा था। आधे घंटे बाद कांवरी मंदिर से बरामद हुई। अब वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। ना माथे पर बिंदिया, ना होंठों पर लिपस्टिक, चेहरे पर मेकअप का कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा था। जिस्म पर वही नीले किनारे वाली काटन की सफेद साड़ी। वो उजड़ी हुई और मासूम सी बेवा थी। जलाल सिंह को होटल पैलेस के करीब उतार दिया गया और ड्राइविंग सीट कांवरी ने संभाल ली। इसके बाद हम सीधे आश्रम ही आए थे। इस वक्त सूरज तुलू हो रहा था। रात भर जागने की वजह से मेरी आंखों में मिर्चें सी लग रही थीं। पूजा हमें देखते ही रसोई में घुस गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं तहखाने में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। 4 बजे के करीब आँख खिली तो कमरे के सामने कुछ चीजें रखी हुई देखकर चौंक गया। मैं दरवाजे के करीब पहुंचकर उन चीजों को देखने लगा। एक रहमतुल्लाहमैन टीवी और वीसीआर के अलावा एक छोटी टेबल पर एक अदद फिल्म प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन और एक बब्बा रखा हुआ था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं बाथरूम में घुस गया और कई देर तक ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा और जब बाहर आया तो कांवरी कमरे में मौजूद थी। इसने कमरे की एक दीवार पर 2 फुट चौड़ी और 3 फुट लंबी स्क्रीन लगा दी थी और सामने वाली दीवार के करीब मेज पर प्रोजेक्टर सीट कर रही थी। टीवी और वीसीआर वो पहले ही कमरे के एक कोने में सीट कर चुकी थी। ये सब क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से कांवरी की तरफ देखा। कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहती हूं जो तुम रात के इस कैंप में नहीं देख सके थे, कांवरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डब्बा उठाकर खोलने लगी। मैं करीब आकर बैठ गया। कांवरी ने प्रोजेक्टर ऑन कर दिया।
सामने दीवार पर रखी हुई स्क्रीन तेज रोशनी में चमकने लगी। रोशनी एक तरफ से आउट हो रही थी। कांवरी ने फ्रेम एडजस्ट किया और डब्बे में से एक स्लाइड निकालकर प्रोजेक्टर में लगा दी। एक नौजवान का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया, इसके साथ हिंदी में कुछ लिखा भी हुआ था। ये कराची का नौजवान रंगीला है, कांवरी मुझे बताने लगी। ये मैट्रिक पास और बेरोजगार था। इसका छोटा भाई शहर के एक गुंजान इलाके में ठेला लगाया करता था। पुलिस को भत्ता ना देने पर झगड़ा हुआ। पुलिस ने इसे उठाकर थाने में बंद कर दिया और वो तशद्दुद के दौरान हलाक हो गया। रंगीले ने इंतकाम लेने के लिए एक पुलिस वाले को उड़ा दिया और इस तरह रंगीले और पुलिस में आंख मिचौली शुरू हो गई। इस दौरान रंगीला के एक एजेंट के हाथ लग गया और इसे यहाँ भेज दिया गया। रंगीला दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने के बाद तकरीबन 2 महीने पहले कराची वापस गया है। इसने प्रोजेक्टर पर दूसरी स्लाइड लगा दी। स्क्रीन पर एक और चेहरा उभर आया। ये भी नौजवान ही था, उम्र में 21 साल ही होगी। चेहरे पर छोटी गोल दाढ़ी थी और पेशानी पर दाएं तरफ चांद तारे का निशान बना हुआ था। ये भूलो है, कांवरी इसके बारे में बता रही थी। ये भी कराची पुलिस के जुल्म का शिकार था। भूलो ग्रेजुएट है। ये भी रंगीले की तरह बेरोजगारी का शिकार था। कराची ही के एक नस्ल परस्त नेता ने इसके जहन में ये बात बिठा दी कि वो तासुब का शिकार है और इसी तासुब की बना पर इसे इसके जायज़ हुकूक से महरूम किया जा रहा है। इसने अपना हक लेने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में पकड़ा गया। 1.5 महीना जेल काट कर बाहर निकला तो इसके दिल में नफरत कुछ पड़ गई। ये अपनी महरूमी और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहता था, लेकिन अनाड़ी था, बार बार पुलिस से मार खाता रहा। हमारे एजेंट ने इसे यहाँ भेज दिया। ये भी तकरीबन 2 महीने पहले वापस गया है। कांवरी ने एक के बाद दीगरे 5 नौजवानों की तस्वीरें दिखाई जो यहाँ से दहशतगर्दी की तरबियत लेकर वापस जा चुके थे। उनके अलावा और भी लोग हैं जो मासूम और बेगुनाह शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, कांवरी कह रही थी। ये सब किसी न किसी नस्ल परस्त जमात में शामिल है। अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझकर अपनी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका फायदा हिंद सरकार को पहुंच रहा है। एक तरफ ये दहशतगर्द तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं और दूसरी तरफ वहां की हुकूमत उन सियासी पार्टियों के खिलाफ महाज आराई कर रही है जिनके नाम पर ये नौजवान दहशतगर्दी फैला रहे हैं। वैसे कराची में के 3 एजेंट उन्हें कंट्रोल करते हैं। इसने खामोश होकर प्रोजेक्टर पर एक के बाद दीगरे 3 और तस्वीरें दिखाए। उनमें 2 मर्द थे और एक औरत। इस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं थी। इसकी तस्वीर देखकर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी थी। बेहद हुसैन थी। इसकी नाक पर बाई तरफ मसूर के दाने के बराबर सियाह रंग का तुल था और लगता था जैसे इसने लौंग पहन रखी हो। ये तारा है, कांवरी इसके बारे में बता रही थी। पूरे पाकिस्तान में अगरचे के कई एजेंट फैले हुए हैं, मगर तारा उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके पास और भी कई हुसैन लड़कियां हैं जिनके जरिए वो नौजवानों को फंसाती है और उन्हें ब्लैकमेल करके अपने तौर पर उनसे काम लेती रहती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए दुखा रही हूं ताकि जब तुम कराची पहुंचो तो उन लोगों की निशानदेही करके अपने नंबर बना सको। तुम्हें सामने आने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तुम सामने आ भी जाओ तो उनकी गिरफ्तारी के बदले तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे गुनाह मुआफ कर सकती है। वो मुझे उनके बारे में और भी बहुत कुछ बताती रही और जब मैंने उनके ठिकानों के बारे में पूछा तो वो बोली, कुछ बताने का कोई फायदा नहीं, ये लोग अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। तुम्हें खुद उन लोगों को तलाश करना होगा। किसी एक को तलाश कर लोगे तो समझना तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होगी। वैसे एक बात ज़हन में रखना, यहाँ उन्हें इस तरह तरबियत दी गई है कि कोई एक आदमी दूसरे के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो अपनी जान तो दे देगा मगर जुबान नहीं खोलेगा। इसने कुछ और सलाह भी दिखाई थी। 4 आदमियों के बारे में बताया था कि वो मनीलाल के मंडल के बहुत ही खास आदमी है। उनमें एक कैंप का डिप्टी कमांडर सिख मैयत सिंह भी शामिल है। ये मनीलाल के बहुत ही खास आदमी है और कैंप के बारे में मनीलाल उनसे मशवरे करता रहता है। उनमें सिख मैयत सिंह तो ज्यादातर कैंप ही में रहता है, दूसरे तीसरे रोज शहर में भी आ जाता है और बाकी 3 शहर ही में रहते हैं। मैंने उनके चेहरे और पते ज़हन नशीन कर लिए। कांवरी ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और टीवी ऑन करके VCR पर एक फिल्म लगा दी। ये फिल्म कैंप से मुताल्लिक थी जिसमें बम तैयार करने और तखरीबकारी के दूसरे तरीकों की तरबियत देते हुए दिखाया गया था। हर चीज़ इतनी वाज़ेह थी कि मतलूबा चीज़ें हासिल करके कोई भी ज़हीन शख्स टाइम बम आसानी से तैयार कर सकता था। और आखिरकार कांवरी ने टीवी भी बंद कर दिया और फिर वो देर तक बैठी इसी मौजू पर बातें करती रही। इसमें शुबा नहीं कि नुकसान हमारा भी होगा, वो कह रही थी, लेकिन हम हर कीमत पर मनीलाल से इंतकाम लेना चाहते हैं और मेरे सीने में लगी हुई आग तो इस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं मनीलाल की लाश अपनी आंखों से ना देख लूंगी। मेरा ज़हन बार बार उलझता रहा। अपना ज़ाती इंतकाम लेने के लिए ये लोग अपने कौमी मकासद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे थे।
बहरहाल दुनिया में ऐसे लोगों की कमी तो नहीं, हर मुल्क में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं। सियासतदान क्या नहीं कर रहे, अपनी सियासत चमकाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। और ये लोग जो यहाँ दहशतगर्दी की तरबियत ले रहे हैं, ये भी तो अपने ज़ाती मुफाद के लिए अपने मुल्क की सलामती को दांव पर लगाए हुए हैं। बहरहाल मुझे इससे गरज नहीं थी कि कांवरी इस जैसे दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो एक मौका मिल रहा था और मुझे इस मौका से फ़ायदा उठाना था। कांवरी ने सुबह मनी लाल के जिन करीबी साथियों की तस्वीरें दिखाई थी, उनके नाम और पते मैंने ज़हन नशीन कर लिए थे। उनमें होटल बिल्लाक के मालिक रवि पंडित का नाम भी शामिल था। सबसे पहले मैंने इसी से निमटने का फैसला कर लिया। सब सोचते हुए रात हो गई। कांवरी बाहर चली गई और रात को 12 बजे के करीब कांवरी फिर से रोम में नुमूदार हुई और आते ही मेरे साथ बेड पर लेट गई। मैं कांवरी की तरफ शौख नज़रों से देखने लगा। मेरी शौख नज़रें कांवरी को छल्ला रही थी। कांवरी इस वक्त अपने जोबन पर थी, खिली खिली। मैंने जेब से चॉकलेट निकाली और बोला, खाओगी? हाँ, दो ना। कांवरी ने जल्दी से हाथ बढ़ाया। देता हूँ ना, लेकिन आपको ये मेरे तरीके से खानी होगी। बोलो, मंजूर है? जी मंजूर है। कांवरी मेरे लाड, मेरी चाह से अब खिल रही थी। मैंने चॉकलेट बढ़ाई। कांवरी ने एक बाइट की, मैंने अगला बाइट खुद लिया और कहा, अब ज्यादा मीठी हो गई, अब के होंठों से लगी ना। तुमने बाज नहीं आना। दो बाइट्स के बाद चॉकलेट का बस एक बाइट बाकी था। ये मेरा बाइट है। नहीं, ये मेरा बाइट है, मैंने जिद में कहा। चलें, हम दोनों का बाइट। कांवरी बोली। कैसे? मैंने चॉकलेट कांवरी के होंठों पर रखी और कहा, ऐसे। मैंने अपने होंठ चुकाए चॉकलेट पर। दोनों के होंठ चॉकलेट से हटे और मैंने बहुत नज़ाकत से कांवरी के होंठों पर लगी चॉकलेट को चूसा। कांवरी के होंठ हल्के से मेरे होंठों में आए। कांवरी कांप कर पीछे हटी। वो घबरा कर बोली, तुम ना बहुत शरारती बच्चे बन गए। वो मुझ पर झपटी। मैं उन्हें ऊपर लेता पलटता गया। कांवरी के बाजू मैंने पकड़ रखे थे। बिलाई छोड़ो ना, चोट लग जाएगी। थोड़ा सब्र तो करो ना। मैंने बाजू को कदरे हल्का किया और उन्हें साथ लगा लिया। हाय बगदान, बहुत बेशर्म बन गए। छोड़ दो मुझे। वो कसमसा। नहीं छोड़ना। कांवरी का सरापा और लम्स मेरे जिस्म को दहका रहा था। पहले मुझे चॉकलेट खाने दे। जी नहीं, तुमने खा ली है, बस थोड़ी सी रहती है, खाने दो वरना। मैंने बाजू जरा तंग किया। हा ई भगवान, छोड़ो ना। वो मेरे ऊपर कसमसा। वो शादीशुदा खातून थी, अच्छी तरह जानती थी नीचे क्या हलचल हो रही है। फिर वो कदरे कपकपा कर बोली, प्लीज माने, छोड़ो ना। अच्छा, ले लो बाइट। कांवरी का चेहरा जज्बात से लाल हो रहा था। इसकी आंखों में गुलाबी डोरे तीर रहे थे। तुम भी खा लो चॉकलेट। मैंने नशीली सरगोशी की। इसने सुर्ख आंखों से मुझे लाड से धूरा। ले लो ना, दिल जो कर रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद की। कांवरी के जिस्म से फूटने वाली इसकी महक मुझे पागल कर रही थी और मैं इससे लिपट कर लेटा हुआ था। लो, अब को देखने से मेरी नज़र कब भरनी भला। नादीदा अम्मा। कांवरी ने मेरे चेहरे को छुआ और बोली, अभी मैं जाती हूँ, कल मिलेगे ना। मैंने हाथ कांवरी की कमर पर फेरा। हाय, ना करो माने, अभी मुझे जाना है ना। अच्छा जी, चली जाए। कांवरी ने कपड़े पहने और वो चली गई और मैं ऐसे ही बदन लेट कर सो गया। इससे अगले रोज मैं आश्रम से निकला तो शाम हो चुकी थी। मेरे जिस्म पर ग्रे कलर का 3 पीस सूट था। ये सूट कांवरी के मरहूम पति राहुल के कपड़ों के जखीरे में से था। कांवरी ने इसके तमाम कपड़े अब तक संभाल कर रखे हुए थे। कद ओ कामत में वो मेरे ही जैसा रहा होगा, इसलिए इसके कपड़े मुझे फुट आ गए थे। मैंने शेव बना लिया था, मगर मूंछें रहने दी थी। टूथ बुश टाइप की भारी मूंछें मेरे चेहरे पर बहुत अच्छी लग रही थीं। आंखों पर स्याह शीशों की बुनियाद से मेरा हुलिया कुछ और भी तब्दील हो गया था। मुझे ये इत्मीनान था कि मनी लाल के आदमी अब भी मुझे नहीं पहचानते थे। कनाल देव इसके साथियों ने मुझे देखा था। जाहिर है वो मेरा राज फाश नहीं कर सकते थे। आश्रम से निकलकर मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मेन रोड पर आ गया। यहाँ मुझे एक ऑटो मिल गया जिसने मुझे पेट्रोल पंप पहुंचा दिया। ये इलाका पेट्रोल पंप के नाम से मशहूर था, खासा बारौनक इलाका था। सामने ही होटल बिल्लाक था, लेकिन मैं अभी इस होटल में नहीं जाना चाहता था। मैं इस बारौनक इलाके में घूमता रहा और फिर होटल बिल्लाक के सामने एक रेस्तुरान में बैठ गया। बैठने के लिए मैंने एक ऐसी जगह मुंतखब की थी जहां से मैं बाहर का नज़ारा भी कर सकता था। होटल बिल्लाक भी मेरी नज़रों के सामने था। ये मियारी किस्म का रेस्तुरान था और यहाँ चरसी मवाली किस्म के लोगों की आमद और रफ्त नहीं थी। यहाँ ग्राहकों को सर्व करने के लिए खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं। उन लड़कियों को मुंतखब करने वाला जमालियाती ज़ौक़ से पूरी तरह आगाह था। एक से एक हुसैन लड़की थी। उनके लिए लिबास का इंतखाब करते हुए भी इस बात का ख्याल रखा गया था कि ग्राहकों की नज़रें उन पर से ना हट सके।
जिस वेट्रेस ने मेरी मेज़ पर काफ़ी सर्व की थी वो मेरे ज़ौक़ और मेयार के ऐन मुताबिक थी। दराज कामत, सिडौल जिस्म और दिलकश नक्श। जब वो मेज़ पर काफ़ी रखने के लिए झुकी तो इसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। उन वेट्रेसों को देखकर मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि फारिग औकात में ये ग्राहकों का दिल बहलाने के काम भी आती होंगी। कोई सेवा जनाब, इसने कप मेरे सामने रखते हुए कहा। क्या सेवा कर सकोगी डियर? मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा। तुम तो ड्यूटी पर हो और जाहिर है तुम ड्यूटी छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकोगी। मैंने पूछा। मैं 8 बजे ऑफ हो जाऊगी, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गुड, फिर कहाँ मिलोगी? इस वक्त 7:30 बजे हैं। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखते हुए कहा। मैं 8 बजे के बाद रेस्तुरान के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं काफ़ी की चुस्कियां लेते हुए शीशे से बाहर देखता रहा। 8 बजने में 10 मिनट कम थे कि वो वेट्रेस दोबारा आ गई। इसने खाली कप उठाया और मुझसे काफ़ी का बिल भी वसूल कर लिया। इसके 5 मिनट बाद मैं उठकर रेस्तुरान से बाहर आ गया और उधर उधर देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक औरत मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। वो अगरचे हुसैन थी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि मैं वेट्रेस से बात कर चुका था। आपने मुझे पहचाना नहीं सर? मैं करीब खड़ी हुई इस औरत की आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैं वाकई इसे नहीं पहचान सका था। वो वेट्रेस थी। बदले हुए लिबास में वो खुद भी बदल गई थी। साड़ी और बालों के स्टाइल ने इसका हुलिया बिल्कुल ही बदल कर रख दिया था। इस लिबास में वो पहले से ज्यादा हुसैन लग रही थी। ओ, मैं तुम्हें वाकई नहीं पहचान सका था, मैंने कहा और इसका हाथ पकड़ लिया। आओ जरा हम चलते हैं, फिर कोई प्रोग्राम बनाएंगे। हम दोनों एक तरफ चलने लगे। इसका नाम देवी था। वो ग्रेजुएट थी और मशरकी पंजाब की रहने वाली थी। देवी के कहने के मुताबिक वो एक कंपनी में सेक्रेटरी थी। इसका बास इसे धोखे से पहले बम्बे और फिर ग्वालियर ले गया जहां 6 महीनों तक इसे कैदी बनाकर रखा। इस दौरान न सिर्फ वो खुद इसकी इज्जत से खेलता रहा बल्कि इसके दोस्त भी दावतें उड़ाते रहे। फिर वो इसे पहले जयपुर और आखिर में यहाँ ले आया। यहाँ इसे एक और लड़की मिल गई और बास इस लड़की के साथ रफू चक्कर हो गया। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे इसका हमें दिन का बिल वाजिब अलदा था और होटल के मालिक ने बिल वसूल करने के लिए इसे रोक लिया। वो 2 महीनों तक ना सिर्फ खुद इससे बिल वसूल करता रहा बल्कि सूद वसूल करने के लिए इसे ग्राहकों की खिदमत में भी पेश करता रहा। होटल के मालिक से नजात मिलने के बाद वो मुख्तलिफ हाथों का खिलौना बनी रही। अब वो इस काबिल नहीं रही थी कि घर वापस जा सकती। इसने माउंट अबू ही में रहने का फैसला कर लिया क्योंकि इसके ख्याल में जिंदगी गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। रेस्तुरान में मुलाजमत करने के साथ साथ वो फारिग औकात में भी ग्राहकों की खिदमत करती थी। हम बातें करते हुए टहलने वाले अंदाज में एक तरफ चल रहे थे। कि खलबली सी मुझ गई। देवी भी गुड़बड़ा सी गई। क्या बात है? लोग बदहवास होकर उधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मैंने उधर उधर देखते हुए देवी से पूछा। वो उधर देखो, देवी ने होटल बिल्लाक की तरफ इशारा किया। मनीलाल आ रहा है और लोग इसलिए उधर उधर भाग रहे हैं। मनीलाल इंसान नहीं, भूत है, एक बदरू जो यहाँ के लोगों के असाब पर सवार है। हर शख्स इससे खौफजदा है। मैंने होटल बिल्लाक की तरफ देखा। 3 गाड़ियां होटल के सामने आकर रुकी थीं। आगे एक जीप थी जिस पर 4 वहशी सवार थे। उनके हाथों में राइफलें थीं। पीछे सफ़ेद रंग की मारुति कार थी और इसके पीछे भी एक जीप थी। इसमें भी 4 उधर ऐसे ही वहशी सवार थे। उनमें 2 के हाथों में राइफलें थी और 2 के हाथों में तेग। सफ़ेद मारुति कार का दरवाज़ा खुला। पहले एक आदमी बरामद हुआ और फिर मनीलाल नीचे उतरा। मैंने सिर्फ एक मर्तबा इसे देखा था जब करिश्मा मुझे धोखे से आदिनाथ मंदिर में ले गई थी और अब मनीलाल को पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वही साधुओं वाला पीला चोला और गिले में मालाएं, इसके साथ एक सांप भी नजर आ रहा था। मनीलाल के बाद कार से उतरने वाली हस्ती को देखकर मैं चौंक के बगैर नहीं रह सका था। वो करिश्मा थी। वो इस वक्त वाकई क़यामत लग रही थी। करिश्मा और मनीलाल ने कार से उतरकर उधर उधर देखा और फिर होटल के गेट की तरफ बढ़ गए। दूसरे आदमी भी इसके साथ ही थे। 2 गिनमैन भी उनके पीछे होटल में दाखिल हो गए थे जबकि दूसरे बाहर ही खड़े रहे थे। मैं आश्रम से निकला था तो इरादा ये था कि होटल बिल्लाक के मालिक सुशांत कंदत से 2-2 हाथ करूंगा, मगर इस वक्त यहाँ की सूरत-ए-हाल कुछ तब्दील हो गई थी। मनीलाल के आ जाने से पूरे इलाके में खलबली मच गई थी। इस सूरत-ए-हाल में मेरा होटल में कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैंने रिस्क लेने का फैसला कर लिया और देवी का हाथ पकड़कर होटल की तरफ चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? देवी ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। होटल बिल्लाक, मैंने जवाब दिया। मैंने मनीलाल के बारे में बहुत कुछ सुना है, आज इसे जरा करीब से देखना चाहता हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देवी ने मुझे घूरते हुए कहा। लोग इस बदरू से दूर भाग रहे हैं,
और तुम इसके करीब जाना चाहते हो। हम इसके बिल्कुल करीब नहीं जाएंगे, जरा दूर रहकर देखोगा कि वो क्या चीज़ है, मैंने जवाब दिया। कुछ लोग अब भी होटल में आ रहे थे। मैं देवी का हाथ थामे इससे बातें करता हुआ होटल की तरफ चलता रहा। गेट के करीब खड़े हुए गिनमैनों ने हमारी तरफ देखा। मैंने महसूस कर लिया कि वो लोग मुझसे ज्यादा देवी में दिलचस्पी ले रहे थे। एक ने तो शायद कोई जुमला भी कसा था, मगर मैं इस पर तवज्जो दिए बगैर देवी का हाथ थामे चलता रहा। मरकजी हाल में जिंदगी के हंगामे उरूज पर थे। रक्स और सरवर की महफिल जारी थी। मैं देवी के साथ एक मेज पर बैठ गया और उधर उधर देखने लगा। मनी लाल के साथ अंदर आने वाला आदमी और दोनों गिनमैन एक मेज पर बैठे हुए थे। इससे आगे एक राहदारी थी। दाईं तरफ एक बार काउंटर था, इसके साथ भी एक राहदारी थी। मैंने एक दो वेटरों को ट्रे उठाए इस तरफ जाते देखा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेज़ों पर सर्व करने के लिए शराब अंदर से लाई जा रही थी, जबकि काउंटर से शराब सिर्फ उन लोगों को सर्व की जा रही थी जो वहीं बैठकर पीना चाहते थे। चंद मिनट बाद मैंने देवी को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और उठकर काउंटर के साथ वाली राहदारी में दाखिल हो गया। ये राहदारी खासी तवील थी, किचन भी इसी तरफ था। एक वेटर को आखिरी दरवाजे से निकलते देखकर मैं रुक गया। वेटर ने दोनों हाथों में एक बड़ी ट्रे उठा रखी थी जिसमें व्हिस्की, सोडे की बोतलें और बड़े नाजुक से 3 पतले गिलास रखे हुए थे। अबे कहाँ जा रहे हो बेया? मैंने वेटर को रोक कर पूछा। दफ्तर में, मनी लाल आया है, ऐश कर रहा है साला। वेटर ने साला कह तो दिया था, लेकिन इसके साथ ही इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। 1 मिनट उधर आओ। मैं इसे लेकर जल्दी से एक खिले हुए दरवाजे में ले गया। ये लॉन्ड्री स्टोर था। दीवारों के साथ रैक्स में झुली हुई चादरें, मेज पोश, पर्दे और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। साइड में एक मेज भी थी। देखो भैया, मैंने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, मैं मनी लाल से मिलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मगर कोई मुझे इस तक पहुंचने नहीं देता। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? वेटर ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने इससे ट्रे लेकर मेज पर रख दी और अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर इसके हाथ में थमा दिया। ये लो, तुम अपना कोट और पगड़ी मुझे दे दो। ये ट्रे मैं दफ्तर में ले जाता हूँ। मुझे मनी लाल के सामने अपनी फरियाद पेश करने का मौका मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। सारी जिंदगी तुम्हें दुआई दूंगा। वेटर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। अबे, मनी लाल को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, वो हकलाते हुए बोला। किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इस कमरे में रहना बस, मैं 5 मिनट में लूट आऊंगा। तो ये 500 और रख लो, और अब जल्दी से पगड़ी और कोट उतार दो। मैंने 500 का एक और नोट इसके हाथ थमा दिया और साथ ही अपना कोट उतार कर जेबों की चीजें इसके कोट की जेबों में मुंतकिल करने लगा। वेटर चंद लम्हे जेजे का, फिर इसने पहले पगड़ी उतार कर मेज पर रखी और फिर कोट भी उतार दिया। मैं जल्दी से इसका सफेद कोट पहनकर और इसके बटन बंद कर लिए और पगड़ी सर पर जमा ली। ये गनीमत था कि वेटर की पतलून ब्लैक कलर की थी, वरना मुझे इसकी पतलून भी अतरवानी पड़ती। दरवाज़ा खोलो और मेरी वापसी तक तुम इसी कमरे में रहना, मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैंने ट्रे उठाते हुए कहा। जल्दी आ जाना भैया, नहीं तो अपनी शामत आ जाएगी, वेटर ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैंने बाहर निकलने से पहले उधर उधर झांक लिया था। मेरे बाहर आते ही वेटर ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैं आगे जाकर दूसरी राहदारी में मुड़ गया। इस राहदारी में भी कमरे थे। एक दरवाजे के सामने प्रोप्राइटर की तख्ती लगी हुई थी और एक दरबान भी मौजूद था। मैं दरवाजे के सामने रुका तो इसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और दरवाज़ा खोल दिया। मैं बड़े संभाल कर अंदर दाखिल हो गया।